हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th गणित एनसीईआरटी पर आधारित अग्रवाल अनसोल्ड के सेट्स को सोल्व कर रहे थे। हमने 2023 के जितने भी सेट थे उन सभी को सोल्व कर लिया था और बहुत अच्छे तरीके से समझा था। ठीक है, 2023 के ये जो सेट हैं, सेट 1 से लेकर के सेट 7 तक हैं, उन सभी को मैंने करा दिया था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 2022 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2022 से बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 2022 के जितने भी सेट हैं उन सभी को कर लेंगे। हमने 2022 का सेट 1 जो एवी है उसके 20 जो ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को बता दिया था और इस वीडियो में हम विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, उन सभी को करने वाले हैं। सबको करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ना दिखे तो स्क्रीन पर दिख जाएगा। बहुत सुविधा आपके लिए करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट कर रहे हैं आपके नंबर स्कोर करने में, 95+ स्कोर करने में। सो आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि एक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा फ़ायदा नहीं है, आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि वीडियोस तो आपको मिलेंगी, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो लाइक कर दिया करो एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM निकालना है। 96 और 404 अगर आपको आता है तो देखिए, नहीं आता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए। देखिए, हमारे पास दो संख्याएं हैं। कौन सी है? पहली तो भाई 96 है और 404 है। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले स्टेप में इनको बराबर लिख लेना है आपको। ठीक है, देखिए 96 का पहले तो फैक्टराइज करो, गुणनखंड करो, कितना आएगा देखिए, 2 से काटेंगे 2 चौकू 8, 9 2 8 16। अब 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौकू 8 और फिर से काटेंगे 2 1 2, 2 दूना 4 और फिर से अगेन से 2 छंग 12 और ये 2 3 6 और 3 1 3। कहने का मतलब 96 कितनी बार आया देखिए, 1 2 3 4 5, तो 5 बार इसे लिख लेते हैं और एक बार आया है 3। ठीक, गुणा में लिख लो। अब इसके बाद 404 है। ठीक है, तो 404 को कट कर लो यहाँ पर। देखिए 2 से ही काटिए, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 1 2 0, 2 1 2 और 101 आ गया। तो ये किससे कटेगा? 101 को आप 101 से ही काटें, क्योंकि शायद ये किसी से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 गुणा 101। ठीक है, अब चलिए देखिए, सबसे पहले आपको HCF निकालना होगा, उसके बाद LCM निकालना है। कुछ बच्चे करते क्या है, पहले LCM निकालने लगते हैं, तब नहीं निकलेगा। सबसे पहले आपको HCF निकालना पड़ेगा। देखिए HCF कैसे निकालते हैं, दोनों ओर बॉक्स बना करके। देखिए जो दोनों तरफ कॉमन होता है वही HCF होता है। तो देखिए 2 यहाँ पर भी बन रहा है और 2 यहाँ पर भी है, इधर भी है, तो इनका बॉक्स बन जाएगा। और इसका देखिए, इसका भी बन रहा है और इसका तो कहीं नहीं बनेगा, तो सिर्फ बॉक्स जो बना है उसको एक बार लिख लेना है। जो बॉक्स के अंदर है उसको एक बार लिख लो। देखिए 2 है बॉक्स के अंदर, कितनी बार भी हो, 2 बार है तो उसको एक बार लिख लो। देखिए ये भी बॉक्स के अंदर है तो इसको एक बार लिख लो। तो देखिए आप गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, तो HCF हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद LCM, तो LCM में भी मैंने बताया, क्या बताया कि इसको जो बॉक्स वाले को है इसको एक बार लिख लो, ये वाला भी बॉक्स वाला इसको एक बार लिख लो। 2 का बॉक्स बना तो एक बार लिख लो। अब जो बचा है उसको भी लिख लो। LCM में जो बचता है उसको भी लिखना होता है। देखिए 2 गुणा कुछ इस तरीके से बचे हैं और कितना बचा, 3 गुणा 101। ठीक है, अब आप जब LCM इनकी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, जब आप गुणा कराएंगे तो आपके पास आएगा 96 9696 आंसर आएगा। ठीक है, गुणा करा लीजिएगा अपनी। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि के किस मान के लिए रेखिक समीकरण, जो आपको 2 समीकरण दी हुई हैं, रेखिक के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। चलिए 2 हमें समीकरण दी हुई हैं और कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और के का मान हमें निकालना है। ठीक है, इसका खा है। अच्छा, 2 समीकरण हमें कौन कौन सी दी गई हैं, हमें दी गई हैं समीकरण kx + 3y - k - 3 = 0। ये पहली समीकरण मान लेते हैं। और जो दूसरी रेखिक समीकरण दी हुई, लीनियर इक्वेशन दी हुई है, वो 12x + का ky - का k = 0, ये दूसरी समीकरण में दी गई है। और बताया गया क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अच्छा, अपरिमित रूप से अनेक हल, कंडीशन क्या होती है, सभी कुछ बराबर होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये होता है। लेकिन इससे पहले हमें a1 b1 चाहिए होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे,
तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना क्रमशः, देखिए पहले की तुलना, पहली वाली जो समीकरण है इसकी तुलना करा दीजिए आप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा जो सेकंड वाली है, जो सेकंड वाली ये समीकरण है इसकी तुलना करा दीजिए a2x प्लस b1 है तो इसकी जगह पर b2 कर दो, b2y c1 की जगह पर c2 बराबर 0 से करने पर चलिए करेंगे तुलना तो क्या आएगा, देखिए पहली वाली समीकरण की तुलना करेंगे तो x से x कट जाएगा तो a1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, a1 बराबर k आ जाएगा, और b1 बराबर देखिए b1 बराबर आ जाएगा हमारे पास 3, और c1 बराबर देखिए c1 बराबर माइनस k माइनस 3 है, c1 बराबर क्या है माइनस का k माइनस 3। इसके बाद आप इसकी तुलना कराएंगे सेकंड की, तो सेकंड में ये a2 हो जाएगा, तो a2 बराबर हमारा आ जाएगा 12, और b2 बराबर हमारा आ जाएगा k, और जो c2 बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का k। देखिए क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो लिख दो यहाँ पर चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अच्छा अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल हैं, तो कंडीशन क्या होती है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यही तो होता है अपरिमित रूप से की कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर आप मान रख लीजिए, देखिए a1 की जगह पर k और a2 की जगह पर 12, b1 की जगह पर हमारा 3 और b2 की जगह पर k, ऐसे ही आप कराएंगे तो देखिए c1 हमारा कितना है माइनस k माइनस 3 और c2 हमारा माइनस का k है, माइनस माइनस आप काट सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पर, ये जो है सभी बराबर हैं, ये वाला इसके बराबर और इसके सभी के बराबर है, तो इस वाले को आप चाहे इसके बराबर डाल लो चाहे इसके बराबर डाल लो, दोनों कंडीशन में आंसर सेम ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको बराबर डालता हूँ, आप इसको इसके बराबर भी डालकर आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको आप डालिए पहले, तो k बटा 12 बराबर 3 बटा k। चूँकि ये कंडीशन होती है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, k की गुणा k से होगी तो k स्क्वायर आ जाएगा और 12 36 हो जाएगा। k बराबर देखिए 36 स्क्वायर डालेंगे तो 36 के ऊपर रूट लग जाएगा, इसका मतलब जो k आएगा वो हमारे पास आएगा कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो k का मान कितना आया 6 आया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए देखिए क्या है, हमें क्वेश्चन गा है, इसमें हमको दिया है देखो क्या दिया गया है हमें, इसमें हमको त्रिज्या जो दी गई है, त्रिज्या जो r दी गई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है, और जो ऊंचाई h दी गई है वो 14 सेंटीमीटर दी गई है, और हमसे बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा गया है। चलिए भाई बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने का फॉर्मूला होता है 2πrh, यही तो फॉर्मूला होता है। देखिए 2 और पाई की जगह पर आप मान रखें तो रखना चाहें तो रख सकते हैं, r कितना है 4 है और h कितना है 14 है, जो 2 चौकू 8 ये हो जाएगा 8 गुणा 14 गुणा पाई की जगह पर आप मान रख सकते हैं, चलो 22/7 लिख दो, तो 22 7 दूना 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुणा 22 दूना 44, और गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 और 8 चौको 32 33 34 35 यानी 352 सेमी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आएगा 352 सेमी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि HCF 306, 657 का 9 है। कहने का मतलब 306 और 657 इनका HCF 9 दिया गया है, और इन दो संख्याओं का मुझसे LCM पूछा गया है। अच्छा चलो क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें हमको कुछ इस तरीके से दिया गया है। देखिए क्या है, HCF 306, 657 बराबर 9 हमसे पूछा गया है। इन दो संख्याओं का HCF 9 है, तो इन्हीं दो संख्याओं का 306
और 657 का एलसीएम कितना होगा। अच्छा, हमें क्या है, दो संख्याएं दी हुई हैं, इनका एक एचसीएफ दिया गया है, हमसे एलसीएम पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला एक होता है, आप याद कर लीजिए, याद अगर नहीं है तो। देखिए, चूँकि आप फार्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। यही होता है, होता है कि नहीं होता है। दो संख्या हमारी 306 और 657 है, 306 गुणा 657। अच्छा, गुणनफल बोला तो इन दो संख्याओं को मैंने गुणा में लिख लिया, बराबर एचसीएफ। देखिए, इनका एचसीएफ हमें कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, तो यहाँ पर 9 लिख दो। हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो एलसीएम की जगह पर तो एलसीएम इनको निकालना ही है। 9 गुणा में तो इधर आएगा बट्टे में आ जाएगा 306, ये देखिए 306 गुणा 657 गुणा में है तो बट्टे में आ जाएगा, बराबर एलसीएम। ठीक है, देन आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 9, 3 कम 3, 3 दूना 6 और 3 3 9 10 और 3 चौको 12, तो 34 गुणा 657 बराबर एलसीएम। ठीक है, तो जब आप इनकी गुणा कराते हैं तो हमारे पास आएगा 22 33 8, 22 33 8 बराबर एलसीएम। ठीक है, इन दो संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया, 22,338, इतना इनका एलसीएम होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान वैसे तो क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी होगी। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा ड़ा है, एड़ा क्वेश्चन नंबर ड़ा। इसमें क्या है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार से टिकी हुई है। ये देखिए, दीवार जो है इस तरीके से दीवार होगी और सीढ़ी कुछ इस तरीके से लगी होगी, इस तरीके से सीढ़ी। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी दी गई है। ठीक है, और 8 मीटर ऊंचाई पर भूमि, देखिए भूमि से जो दीवार है वो कितनी है, 8 मीटर ऊंची है। यहाँ से जहाँ से सीढ़ी टिकी हुई है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया दीवार के आधार, ये दीवार का आधार ये है और सीढ़ी का निचला सिरा, सीढ़ी का निचला ये सिरा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालनी है। अच्छा, तो बहुत सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और आपका आ जाएगा। तो इनको आप ABC मान लीजिए और पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, पाइथागोरस क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार हमारा BC है। तो BC क्या है, ये BC हमारी दीवार के आधार और सीढ़ी का निचला सिरा के बीच की दूरी है। देखिए 10 सामने इधर कितना हो जाएगा 100 और इधर हो जाएगा 8 9 64, हम BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर को आप यहाँ पर रोक लीजिए, बराबर हमारा 100 है, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करें अगर, तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 10 गया तो 10 4 6 6 4 10 6 7 8 9 36, यानी कि BC बराबर स्क्वायर डालेंगे तो रूट लग जाएगा 36 के ऊपर, तो BC बराबर हमारा आ जाएगा 6 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था, तो पाइथागोरस से भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। अच्छा, दो बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी हमको दी गई है। अच्छा भाई, चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए इसमें क्या है, हमको दो बिंदु दिए गए हैं हमारे पास। ठीक है, एक पहला बिंदु है इधर और इधर हमारा दूसरा बिंदु है। पहले तो इनको मिला दो। ठीक है, मान लीजिए ये पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु V है। देखिए पहला बिंदु ये जो A है ये हमको दिया गया है 2, y। ठीक है, और ये वाला जो दिया गया है, ये भी वाला भी हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया 10, 3 और इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको 10 मात्रक दी गई है, हमसे ये y पूछा गया है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, इनके बीच की दूरी यानी कि AB के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो, AB के बीच की दूरी। अच्छा, बीच की दूरी निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा,
ये होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है कि नहीं, यही तो फॉर्मूला होता है। अब भाई रख दो इसमें, देखिए ए बी के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमको 10 दे दी गई है, और इधर हमारा अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दो। x2 x1 ये हमको चाहिए होंगे, देखिए पहला वाला ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो 10 से 2 घटा दो, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर मान रख रहा हूँ जस्ट, ठीक है। y2 हमारा 3 है, y1 हमारा y है, ठीक है। अब सोल्व कर रहा हूँ जस्ट, देखिए इधर क्या है अंडर रूट है, तो इधर अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, तो दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अच्छा हम वर्ग, ये वर्ग क्यों करते हैं, ये अंडर रूट जो हटाना पड़ता है, क्यों हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसे ही करने लगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ जाएगा, टफ लगेगा, तो इसलिए हटा देते हैं इसको, ये प्रॉब्लम करता है आगे चल के। तो क्या करना है आपको, वो दोनों तरफ वर्क कर देना है, तो इधर भी वर्क कर दो, वर्क करने का मतलब स्क्वायर लगाना, और इधर है इधर भी वर्क कर दो। देखिए 10 में से 2 गया 8, तो 8 का स्क्वायर, और ये 3 माइनस y है का स्क्वायर, तो इधर भी वर्क करना है तो इधर भी स्क्वायर लगा दो। देखो स्क्वायर से ये रूट जो है कट जाता है, और इधर कितना हो जाएगा 10 इधर देखो 8 टाइम कितना हो जाएगा 64, और देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो इसको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b हमारा 22 है तो 22 का स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 गुणा a गुणा v, ठीक है। इधर देखेंगे आप 10 100 बराबर 64, प्लस देखिए 3 3 9 प्लस 22 स्क्वायर, 2 3 6 y, 100 बराबर, ये जोड़ेंगे कितना आएगा 13 73, 22 स्क्वायर माइनस का 6y। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 स्क्वायर माइनस का 6y बराबर में हमारा 100 है, और 73 को इधर लिख लो तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 95 में चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। आगे देखिए 22 स्क्वायर माइनस का 6y बराबर कितने बचेंगे, 7 3 10, 7 8 9 27, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 स्क्वायर माइनस का 6y माइनस का 27 बराबर 0, प्लस का इधर आएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अब इसका आप जो है गुणनखंड कर लो, क्या कर लो, इसका गुणनखंड कर लो। देखिए इसका गुणनखंड कैसे होगा, दो संख्याएं सोचो जिनकी गुणा करें तो 27 आए, जिन्हें जोड़े घटाएं तो 6 आए, तो देखिए 9 3 27, 9 से 3 की गुणा करोगे तो 27 आएगा, और 9 से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो वो संख्या हमारी जो आई हैं इसकी जगह पर लिख दो 6y की जगह पर। तो हमने 9 सोची और 3 सोची, बाई में लिखना है इनको, यहाँ पर माइनस लगाओगे तो 2 जुड़ के 11 आ जाएगा, हमको तो 6 चाहिए तो यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस का 27 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, बाई कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर बाई माइनस का 9 बचेगा, यहाँ से आपको प्लस 3 कॉमन मिलेगा तो बाई माइनस का 3 27 9 बचेगा। कॉमन वाले को एक साथ लिख लो, ठीक है, और ये 2 बार है बाई माइनस 9 2 बार, इसको एक बार लिख लो, ठीक है, बराबर 0। तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर डालो, फिर इसको भी 0 के बराबर डालो, तो जब ये बाई प्लस 3 है इसको 0 के बराबर डालोगे तो बाई बराबर हमें माइनस का 3 मिलेगा, और जब बाई माइनस का 9 है इसको 0 के बराबर डालोगे तो बाई बराबर मुझे 9 मीटर मिलेगा, तो सॉरी 10 मात्रक 10 क्या 9 मीटर नहीं मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, तो कोई भी आप ले सकते हो, बाई बराबर माइनस 3 से भी 3 सही है और बाई बराबर 9 भी सही है, ठीक है। तो प्लस वाला ज़्यादा बेहतर रहता है, तो हमारा बाई बराबर 9 एक्यूरेट होगा, ठीक है, ये वाला सही होगा, ठीक है, तो बाई बराबर 9 हमारा उत्तर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे भी पढ़ते हैं और करते हैं। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है कि दूसरा, देखिए दूसरे का स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 82 हो। हमें 2 संख्याएं निकालनी हैं जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। अच्छा वो 2 संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, हमको तो पता ही नहीं है, तो उन्हें मैं मान लेता हूं कि माना वह 2 संख्याएं क्रमशः x और y हैं, ठीक है। अच्छा इनका योगफल कितना है, चूंकि योगफल जो दिया गया है, संख्याओं का योगफल जो दिया गया है वो हमें 27 के बराबर दिया गया है, जिनका योगफल 27 है। पढ़िए क्वेश्चन देखिए, जिनका योगफल 27 है, यानी इन संख्याओं का x और y है, इनका योगफल कितना होगा 27 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y बराबर आ जाएगा 27 प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, तो इस तरीके से समीकरण को फर्स्ट बना लेंगे। आगे दिया गया है गुणनफल 182 है,
ठीक है, गुणनफल, गुणनफल। अच्छा, इन दो संख्याओं का गुणनफल 182 है, तो x और y है, इनका गुणनफल x गुणा y, गुणनफल गुणा में लिख दिया मैंने इनको गुणनफल के लिए, बराबर 182। देखिए समीकरण फर्स्ट से आप देखेंगे, अगर समीकरण फर्स्ट में y बराबर 27 माइनस एक्स है, तो y की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 27 माइनस एक्स लिख दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणा y की जगह पर क्या लिख देना, 27 माइनस एक्स, क्योंकि y बराबर इतना दिया गया है हमें। और ये 182, ये हो जाएगा x की 27 से गुणा होगी तो हो जाएगा 27x, ठीक है, x की x से होगी तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 182। और कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। यहाँ से देखिए ये माइनस का है, तो यहाँ से आप जो है माइनस का कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि कॉमन लेने पर चिन्ह बदलते हैं। माइनस का उधर जाएगा 0 के बटे में तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर से हम क्लियर तरीके से लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0 होगा। देखिए अब आपको दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें 182 आए, जिन्हें जोड़े घटाएं तो 27 आए। तो वो संख्याएं होंगी 14 गुणा 13। 14 और 13 को जब जोड़ोगे तो 27 आएगा, गुणा कराओगे तो 182 आएगा। ठीक है, तो जो संख्याएं सोची हैं आपने वो यहाँ पर लिख दो 27x की जगह पर। मैंने सोची 14 और 13x, माइनस लगाना है तभी जाकर के ये माइनस माइनस होकर के 27 आएंगी, प्लस होना है ना, अगर यहाँ पर प्लस लगा दो तो घट जाएंगी, एक ही आएगा, हमें तो 27 चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है 182 बराबर 0। देखिए यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, x कॉमन मिल रहा है तो x माइनस 14, ठीक है, यहाँ से मुझे माइनस 13 कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर x माइनस 14 बराबर 0। देखिए कॉमन वाले को एक बार लिख लो और ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लो बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 13 जब इस वाले को x माइनस 13 इसको 0 के बराबर डालोगे, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है ये भी 0 के बराबर है, सबसे पहले इसको 0 के बराबर डालोगे तो x बराबर मुझे मिल जाएगा 13, जो पहली संख्या होगी वो 13 होगी। और इसको जब 0 के बराबर डालोगे तो हमें मिलेगा माइनस 14, ठीक है। तो कहने का मतलब आप पहली संख्या 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है। तब दूसरी संख्या क्या होगी, तब y बराबर क्या दिया गया है मुझे, 27 माइनस एक्स दिया गया है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 27, x की जगह पर आप 13 रख सकते हैं, 14 भी रख सकते हैं, जो मर्जी हो। तो मैं 14 रखूंगा, तो अगर मैं 14 रखूंगा तो पहली संख्या 13 होगी और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, घटाएंगे तो 14 आएगा। देखिए हमने क्या रखा, x बराबर 14 रखा, 14, तो हमारी जो पहली संख्या है वो 14 है, तब जाकर के दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमारी होगी 13, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 13 रखते तो पहली संख्या हमारी 13 हो जाती, दूसरी संख्या हमारी 14 हो जाती। तो इस तरीके से हमारी दो संख्याएं हो गई 13 और 14, 13 और 14, जिनका आप अगर योगफल करेंगे, जिनका योग 27 होगा और जिनका गुणनफल 182 होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल पर आपको मिलेगी स्टडी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस रेखा पर जो अक्षों से A और B का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² = 1/a² प्लस 1/b²। देखिए ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये 11th का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, मैं गारंटी ले सकता हूँ। जस्ट उन्होंने लिख दिया है 11th का क्वेश्चन है, नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन गा क्या है, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की जो परिधि है वह 24 पाई सेमी है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जो उसकी ऊंचाई है शंकु की वो 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन कितना होगा। अच्छा शंकु की परिधि, देखिए पहले तो शंकु बना लो, क्वेश्चन हमारा दूसरे का खा है, पहला शंकु बना लो यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये शंकु है हमारा, ठीक है, ये शंकु है। यहाँ पर इसकी जो परिधि दी गई है, जो यहाँ से यहाँ तक की जो परिधि दी गई है, परिधि जो ये वाली परिधि ना, ये शंकु, ये वाला पर्दा, ये परिधि, ठीक है। ये वृत्त है ना, वृत्त, तो वृत्त कह सकते हैं कि वृत्त की जो परिधि दी गई है वो कितनी दी गई, 24 पाई दी गई है, क्योंकि आपको पता है इसका जो ये दिख रहा है ना आपको, ये वृत्तकार है, तो यानी कि वृत्त की परिधि दी गई है। तो लिख लो यहाँ पर, चूंकि शंकु की परिधि कितनी है, 24 पाई है। शंकु की परिधि
24 पाई है, हमसे आयतन पूछा गया है और इसकी ऊंचाई भी हमको दी गई है। इसकी ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई 5 सेमी दी गई है h, और h बराबर हमको कितना दिया गया है, 5 सेमी दिया गया है, ठीक है। चलिए शंकु की परिधि, अच्छा शंकु की परिधि मैंने बताया वृत्त है तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा दो 2 पाई r, यहाँ से त्रिज्या मिल जाएगी हमें, तो 24 पाई और ये पाई से पाई कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2r बराबर 24 और r बराबर हमारा आ जाएगा 24/2, 2 1 कम 2 2 दूना 4, कहने का मतलब r बराबर हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी त्रिज्या आ गई शंकु की 12 और ऊंचाई आ गई 5 सेंटीमीटर, तो आयतन तो हम निकाल ही सकते हैं, इसलिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगाओ 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो कैसे निकालते हैं, 1/3 पाई की जगह पर 22/7 रख दीजिए और r स्क्वायर, r यानी 12, तो 12 का स्क्वायर, h हमारा 5 है, जो कट रहा है उसको काट दो, कटेगा इतना ही कटेगा, 3 चौको 12 और कुछ नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब आप जब गुणा कराएंगे तो कितना आता है, जब आप गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब, 240 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसकी आप गुणा कराना, भाग करना, सॉल्व कर लेना, 240 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए इसका अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनके वर्गों का योग 244 है, हमको संख्याएं निकालनी है। अच्छा घ बोला गया है, चलो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दूसरे का घा है, तो यहाँ पर मान लेना है आपको, माना क्रमागत सम संख्याएं, देखिए क्रमागत सम संख्याएं आप पहली मान लीजिए x तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या, देखिए पहली अगर x है तो दूसरी आपको 2 जोड़ने पर मिलेगी, है कि नहीं। मान लीजिए देखिए अगर मान लीजिए पहली आपकी 2 है, सपोज कीजिए पहली आपकी 2 है तो दूसरी कैसे मिलेगी, 2 में आप 2 जोड़ोगे तभी तो मिलेगी अगली वाली, है कि नहीं। तो नेक्स्ट संख्या 2 जोड़ने पर मिलेगी, अगर पहली 4 है तो दूसरी में आप 4 में 2 जोड़ोगे तभी 6 मिलेगी, तो 2 जोड़ने पर अगली संख्या मिलती है। तो पहली अगर x है तो दूसरी x + 2 होगी। बताया गया है जिनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल, ठीक है, संख्याओं के वर्गों का योगफल, चूंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आप ऊपर संख्याओं के वर्गों का योगफल या योग ही लिख दो खाली, 244 के बराबर है। ये संख्याएं पहले इनके वर्ग करो, x का पहले वर्ग करो और उसके बाद x + 2 का वर्ग करो, फिर उनका योग करो, तब जाकर के 244 के बराबर कहीं हो पाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके x का मान निकाल लीजिए, तो जो x का मान आएगा वो पहली संख्या होगी, उसमें दो जोड़ दोगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी। चलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए a + b के होल स्क्वायर में तोड़िए तो a का स्क्वायर x की जगह पर x स्क्वायर + 2 दूना 4 + 2 दूना 4x, x स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर + 4x बराबर 244, प्लस का 4 इधर आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 2x स्क्वायर + 4x बराबर 240 हो जाएगा इधर। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर + 2 दूना 4x बराबर 240। अब इधर आप इसको गुणा में है तो इधर बट्टे में डाल सकते हो, 240/2, 2 1 कम 2 2 दूना 4, यानी x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर हमारा 120 आ जाएगा। तो मैं इसको द्विघात समीकरण के रूप में अगर लिखने का प्रयास करूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 120 आए, जिन्हें जोड़े घटाएं तो 2 आए, तो वो संख्या हो जाएंगी 10 × 12। देखिए 12 दशामलव कितना होता है, 120 होता है, और 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो आपकी संख्या 12 और 10 होंगी। तो यहाँ पर लिख दो 12x, और यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस तभी माइनस होकर ही 2 पाएगा, -120 बराबर 0। यहाँ से आप सिंपल x कॉमन ले सकते हैं तो x + 12 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 10 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर x + 12 हो जाएगा,
और ये कॉमन में है तो इसको एक बार लिख लीजिए, ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख लो, बराबर 0। तो पहले इस वाले को 0 के बराबर डालो, तब हमें x बराबर मुझे मिल जाएगा 10। और जब x प्लस जो 12 आया है इसको 0 के बराबर डालोगे तो मुझे मिलेगा -12। तो माइनस वाला जो संख्या होती है वो मान्य नहीं होती है, तो हमें क्या करना होगा, ये प्लस वाली जो है हमारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा पहली संख्या हमारी कितनी आ गई, 10 आ गई, तब दूसरी सम संख्या क्या होगी, अगर पहली सम संख्या 10 है तो दूसरी आप बता दोगे 11, 2 जोड़ोगे 10 में 2 जोड़ोगे तभी 12 हो पाएगी। तो अतः ऐसे लिख दे, अतः पहली क्रमागत सम संख्या 10 तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या बराबर 10 प्लस इसमें क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है तो 12 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से 10 और 12 आ जाएंगी, 2 क्रमागत संख्याएं। इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका करा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। जो अगला क्वेश्चन अपना है वो कह रहा है कि दी गई आकृति में, ये आकृति दी गई है, त्रिज्यखंड OACV 3 पॉइंट, ठीक है, त्रिज्यखंड आपको OACV त्रिज्यखंड दिया गया है और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जिसका केंद्र O है, अच्छा त्रिज्या में 3.5 सेंटीमीटर दी गई है और OD बराबर 2 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छाया जो की गई है हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपके 2024 के लिए तो हटा दिया गया है, तो इसे हम नहीं करेंगे क्योंकि 12.3 का लगभग 12.3 का क्वेश्चन है और ये हटा दिए गए हैं 2024 में, तो मैं इसे नहीं कराऊंगा। जो क्वेश्चन 2024 में आएंगे, जो सिलेबस से हटा दिए गए वो मैं उन्हें छोड़ता जाऊँगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें क्या हमको माध्यिका निकालनी है। अब माध्यिका तो आप निकाल ही लोगे नहीं, माध्यिका तो आप निकाल ही लोगे क्योंकि माध्यिका निकालना तो आपको आता ही होगा, क्योंकि यार आप माध्यिका निकालने लगोगे तो टाइम जाएगा। चलिए मैं इसको करा देता हूँ, चलो फिर माध्यिका में टाइम जाएगा वैसे, चलो आज करा देता हूँ। मैं कराता नहीं हूँ वैसे माध्यिका वगैरह माध्यक, क्योंकि ये तो सरल चीज़ है, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है, टाइम जाएगा। अब आप कहोगे कि सर तो छुड़वाते ही जा रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें माध्यिका निकालनी है, या माध्यिका या माध्यक बोलो। इसमें हमको क्या है, वर्ग अंतराल दी गई है, वर्ग अंतराल, ठीक है, अंतराल, और बारंबारता दी गई है, बारंबारता। अच्छा देखिए कैसे क्या क्या दिया गया है, 0 से 10 और 10 से 20, ठीक है, और 20 से हमको दिया गया है 30, 30 से 40 है, 40 से 50 है, ठीक है। कैलकुलेशन होगी भाई इसमें। और बारंबारता में दी गई 6, 9, 12, 8 और 15, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिए संचय बारंबारता इसमें बनानी होगी, CF बनानी पड़ेगी आपको संचय बारंबारता, क्योंकि यहाँ पहले तो फार्मूला लिख लो, उसके बाद बताता हूँ आपको। देखो माध्यक निकालने का जो फार्मूला होता है वो माध्यक बराबर क्या होता है, L + N/2 - CF/F × H, ठीक है। देखो इसमें क्या है, CF आया, तो CF निकालने के लिए तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर संचय बारंबारता CF बनानी पड़ेगी। तो CF बनाने का एक छोटा सा तरीका होता है, जो पहले वाला है उसको एक बार लिख लो और क्रॉस में जोड़ते जाओ ऐसे करके। 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 12 27, 27 में 8 जोड़ोगे 35, और 35 और 15 जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 3 4 50, ठीक है, 50, ठीक है। और n निकाल लीजिए, n इसको जोड़ करके निकालेंगे, जब आप इसे जोड़ेंगे तो 50 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आप जोड़ सकते हैं। देखिए 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और हो जाएंगे यहाँ पर 9 6 15, 15 5 20, 20 और 30, 30 का 0 हो जाएगा, 3 2 5, हाँ 50 ही आएगा n, ठीक है। तो n हमारा 50 आएगा। उसके बाद देखिए हमको चाहिए होगा f निकालने के लिए। देखिए f क्या होता है, बारंबारता का सबसे बड़ा आंकड़ा, ये f है, तो f में जो सबसे बड़ा है वही f होगा। तो इसमें बड़ा सबसे 15 है,
इसमें सबसे बड़ा क्या है 15 है, तो एफ हमारा 15 हो जाएगा और 15 के सामने वाला एल होगा, ठीक है। यल यानी यल 40 है, तो ऐसा करके आप लिख लो, चूँकि एल बराबर हमारा 40 है और एफ बराबर हमारा 15 है और सी एफ बराबर, अच्छा अब सी एफ तो निकालना पड़ेगा। देखिए सी एफ कैसे निकलता है, एफ के सामने वाले के ऊपर वाला, तो एफ के सामने 50 है तो 50 के जो ऊपर है वही सी एफ होगा, तो सी एफ हमारा 35 है। सी एफ कितना है 35 है। अच्छा एच क्या होता है, एच होता है अंतर, अंतराल में कितने कितने का अंतर है, तो इसमें आप देखेंगे 10 का अंतर मिलेगा आपको देखने को, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इन मानों को इस समीकरण में रख के माध्यक निकाल लो, तो माध्यक बराबर यल प्लस यल कितना है 40 प्लस यन हमारा कितना है यन 50 है बटा 2 माइनस सी एफ 35, ठीक है, बटा एफ कितना है 15 गुणा एच हमारा 10 है, ठीक है। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माध्यक कितना निकलेगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 28.33 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप काट दीजिएगा, आपकी 5 15 और 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, इससे से घटाएंगे फिर कर लेना सोल्व, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। सोल्व करोगे तो 28.33 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। टाइम वेस्ट होगा, खाली बता दिया मैंने इस तरीके से आपको। बस यही एफ सी एफ और ए एन वगैरह निकालने में थोड़ी कठिनाई होती है, बाकी तो सरल ही होता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहा है क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला वाला, कह रहा है कि एक नाव, हाँ ये वाला भी आपको बता देता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन छूट रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग को रैखिक समीकरण युग में बदलकर हल कीजिए। अच्छा रैखिक समीकरण वाले इस तरीके से क्वेश्चन जो 3 पॉइंट आपकी 5 थी उस वो भी आपको हटा दी गई है, तो उसको भी आपको पता होगा सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला तो एक्चुअली हम बताएं ना ये वाला भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटा दिया गया, बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया सिलेबस आपका। तो इन दोनों क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस से हटा देंगे हैं, टाइम आप खाली दिमाग लगाओगे है कि नहीं, तो हटा देंगे, तो इसको छोड़ो फिर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, कह रहा है कि भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो मीनार का उन्नयन कोण है वो 60 है, तथा बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित y से शीर्ष Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार PQ की ऊंचाई और दूरी px ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई ये मैंने कोचिंग पढ़ाई थी तो उसमें करवाया था क्वेश्चन, अभी हाल ही में कराया ये क्वेश्चन मैंने है कोचिंग में, ठीक है। तो आपको भी बता देता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आपको चित्र बनाना सीखना होगा। चित्र बनाना अगर आप सीख लेते हो और क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्वेश्चन हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। मैंने कोचिंग में कराया था, मैंने आपको बताया। जैसे कि देखिए क्या है इसमें, कुछ है नहीं, कह रहा है क्वेश्चन आप ऊपर देखिए दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PQ एक मीनार है, ठीक है, मीनार PQ है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं PQ मीनार बना लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है PQ मीनार है, ये P और ये Q मीनार, ठीक है, PQ मीनार है, ठीक है। 60 डिग्री का कोण बन रहा है और एक्स अक्ष बनाया। एक्स अक्ष बना लो सबसे पहले, तो भाई एक्स अक्ष यहाँ पर बना लेता हूँ मैं। देखिए एक्स अक्ष बन गया यहाँ पर, ठीक है, ये एक्स है। बोला गया है कि एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु बाई, एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बाई। तो यहाँ से मैंने क्या किया 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक जो है 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु बाई है, ठीक है। इससे क्यू का जो उन्नयन कोण है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए बाई से शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये बाई है कि नहीं, बाई है। और बाई से क्यू का जो उन्नयन कोण है, यहाँ से यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है, यहाँ से आप ऐसे करके ऐसे इसको मिला दो, यहाँ का जो उन्नयन कोण वो कितना दिया गया है 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और शीर्ष क्यू का जो उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक का जो दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, 60 डिग्री दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई जो PQ है, देखिए पहले तो इसे मान लो, इसे आप E मान लो, ठीक है। और यहाँ से आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो H मान लेता हूँ मैं। जो मीनार PQ है इसकी ऊंचाई में H मान लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेना है आपको क्या, कि माना मीनार की
ऊंचाई, मैं मान लेता हूँ मीनार की ऊंचाई जो है वो h है। क्या है? h है। अच्छा, ये जो मीनार है कितना है? h मीटर ऊंचा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें मीनार की ऊंचाई हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई PQ और PX ज्ञात करना है। ठीक है, हमें PQ निकालना है। ये PQ जो मीनार की ऊंचाई है वो निकालना है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें PX निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी PX भी ज्ञात करनी है। अच्छा, ये देखिए यहाँ मुझे PQ कब मिलेगा? ये PQ कब मिलेगा? PQ क्या भी है? देखिए PQ जो मैंने माना है, PQ को तो h मान लिया है ना, तो जो मीनार की ऊंचाई h है वो कैसे निकलेगी? ये पूरी की पूरी h है, ये h कैसे निकलेगी? देखिए ये वाला 40 है इधर वाला, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो यहाँ पर भी 40 मीटर होगा। ठीक है, जो ये वाला होगा वही ये वाला होगा, याद रखिएगा। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ये 40 मीटर है। हमें क्या चाहिए? हमें पूरा h चाहिए। तो h कैसे मिलेगा? इस 40 मीटर में प्लस कर देना है आपको क्या? QE, है कि नहीं? तो QE प्लस कर देना है, तो QE, तब हमको ये टोटल मिल जाएगा। ठीक है, ये h मिलेगा। इसे आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा h मिलने के लिए, देखिए मुझे इतनी तो पता है लेकिन इतनी नहीं पता है, तो हम QE ही निकालेंगे। QE जो मिल जाएगा इस समीकरण में रख देंगे तो h का मान मिल जाएगा, और PX तो आप निकाल ही सकते हो, बहुत ही आसान है। अगर h मिल गया तो PX भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज में चलो, ये वाला PX, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज PXQ में। ठीक है, तो त्रिभुज PXQ में चलो। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। देखिए त्रिभुज PXQ में चलो, त्रिभुज PXQ में देखिए क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए क्वेश्चन PXQ में, इसमें आप पहले टेन थीटा लीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए टेन थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लंब। इसका पूरा जो लंब है वो कितना है? h है ना, इसका पूरा लंब h है। ठीक है, h है, और पूरा लंब कितना है? h दिया गया है ना, और आधार हमारा PX है, PX। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ से आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए टेन 60 डिग्री किसके बराबर होता है? √3 के बराबर होता है, और h बटा हमारा PX हो जाएगा। जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करो, इसकी गुणा करा दो, ये हो जाएगा PX √3 और h कम h। तो PX बराबर हम निकालें अगर, तो h बटा गुणा में है √3, तो इधर आएगा बटे में आ जाएगा। √3 जो है ये गुणा में है, नीचे है हर में, तो अंडर की संख्या कभी नीचे नहीं होती, तो इसको हटाने के लिए हर परिमेयकरण करना पड़ता है। तो हर परिमेयकरण करने के लिए क्या क्या होता है? इसको ऊपर नीचे गुणा में लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से हर परिमेयकरण होता है। क्लास 9th में आपने सीखा होगा। गुणा कराएंगे तो h √3, और नीचे गुणा होगी तो 3 ही रहेगा, √3 गुणा √3 3 आएगा। तो PX बराबर हमारा इतना आ गया। अब ये मत समझना कि PX निकल आया, अभी तो हमें h नहीं पता है ना, तो इस PX बराबर इतना आ गया। अब देखिए, अब इस वाले त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज Q बाई E में, त्रिभुज Q बाई E में, त्रिभुज Q बाई E में। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में चलोगे तो आपको टेन थीटा पहले तो लेना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये वाला जो त्रिभुज है इसका जो कोण है वो कितना है? 45 है, बराबर लंब। इस वाले त्रिभुज में जो लंब है वो QE है और आधार EY है, तो लंब हमारा QE बटा आधार क्या है? EY। और एक और चीज़ है जो EY है, जो ये EY है वो PX के किसके बराबर है? PX के बराबर है। ये वाली इसके बराबर है, तो EY जो है वो PX के बराबर है, बराबर PX। ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, बराबर QE बटा EY की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? PX लिख सकता हूँ। ठीक है, PX लिख सकता हूँ, और PX देखिए इसे आप गुणा करा देंगे तो ये जगह PX बराबर QE। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखिए QE देखिए, यहाँ से आप QE का मान पहले निकाल लो, है कि नहीं? QE की ज़रूरत पड़ रहा है ना, तो यहाँ से आप QE निकाल लो। तो QE बराबर
एच प्लस का 40 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्यू ई निकाल लो, तो पी एक्स बराबर क्यू ई कितना है, एच माइनस का 40 है, तो एच माइनस 40 कर दो। अब देखिए पी एक्स बराबर कितना निकाला मैंने, पी एक्स बराबर निकाला एच अंडर रूट 3/3, यही है ना। तो पी एक्स का ये वाला मान जो है इस वाले में रख दो, तो इससे आप समीकरण ए मान लो और लिख दो यहाँ पर समीकरण ए से, हो गया जो, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। ए में ए से क्या होगा, देखिए पी एक्स बराबर हमें एच अंडर रूट 3/3 दिया, तो लिख दो यहाँ पर एच अंडर रूट 3/3 बराबर क्या है हमारे पास, एच माइनस का 40 है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको। देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, एच अंडर रूट 3/3 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, इसकी आप इधर गुणा करा देंगे तो वही रहेगा एच अंडर रूट 3/3, और इसकी इधर करा देंगे, देखिए 3 की एच से होगी, हो जाएगा 3h, और 3 की 40 से करोगे 3 × 12 120 आएगा। अब देखो यहाँ पर एच अंडर रूट 3 प्लस का 3h इधर आएगा माइनस का 3h हो जाएगा, बराबर हमारा कितना है, माइनस 120 है। अब देखो यहाँ पर ये माइनस है तो इधर से आपको माइनस कॉमन ले लेना है, यहाँ से जब माइनस कॉमन लोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक है। माइनस का कॉमन लोगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, माइनस का 3h था तो चिन्ह माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह चेंज हो गए, तो माइनस का 3h प्लस का 3h हो गए, और ये माइनस का एच अंडर रूट प्लस का एच अंडर रूट 3 था तो माइनस का बचेगा एच अंडर रूट 3, बराबर हमारा कितना है, माइनस का 120 है। माइनस से माइनस कट गया, कहने का मतलब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का 3h था, प्लस का 3h हो गया, और ये प्लस का एच अंडर रूट 3 था, ये माइनस का हो गया। चिन्ह चेंज हो जाते हैं जब माइनस कॉमन लिया जाता है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो यहाँ से एच कॉमन है तो एच कॉमन ले लो, तो हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 3 बचेगा, और बराबर हमारा कितना है, 120। अब देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, देखो h बराबर हमारा आ जाएगा, देखो 120, नीचे ये गुणा में है तो इधर आएगा वट्टे में आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3। अब ये जो है नीचे अंडर रूट की संख्या नहीं होती तो इसका हर परमेकरण करोगे तो हर परमेकरण में चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का है ना तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे आपको लिख देना है प्लस में, ठीक है। आगे देखिए अब ये गुणा हो जाएगी, ऊपर देखिए 120 गुणा 3 प्लस अंडर रूट 3, देखिए नीचे गुणा कराएंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर आ जाएगा, देखिए ऊपर कितना हमारा 120, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा, देखो 3 3 9 इधर हो गया और इधर हो गया 3, तो h बराबर आ गया, देखिए 120 3 प्लस अंडर रूट 3, कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, 6 दूनी 12 20, यानी कि जो हमारी ऊंचाई आ गई, ऊंचाई देखिए मीनार की आ गई, मीनार की ऊंचाई आ गई 20 × 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। ये आ गई मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार PQ की ऊंचाई h बराबर कितना आ गया, देखिए 20 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा मीनार की ऊंचाई निकल गई, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो px भी चाहिए, देखिए मुझे तो px भी निकालना था, मुझे सिर्फ मीनार की ऊंचाई नहीं निकाली थी। तो देखिए h बराबर h का मान यहाँ पर रख सकते हैं, देखिए h बराबर हमने अभी निकाला ये 20 × 3 प्लस अंडर रूट 3, तो यहाँ पर रख दो मान, तब px निकल आएगा। तो लिख दो यहाँ पर h का मान समीकरण a में रखने पर, h का मान समीकरण a में रखने पर, देखिए px बराबर h अंडर रूट 3/3 है, h अंडर रूट 3/3, देखो px बराबर h कितना है, इतना है 20 × 3 प्लस अंडर रूट 3 और ये बटा 3, तो px बराबर ये 20 अंडर रूट 3 इधर ऐसे लिख लो, 20 अंडर रूट 3 साथ लिख लो, गुणा में तो दोनों है ना तो एक साथ लिख सकते हो इसे, और नीचे हमारा कितना है 3 है। अब इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हो चुका है, px भी निकल आएगा आसानी से, जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब देखिए 20 अंडर रूट 3 है, गुणा अंदर करेगा, है कि नहीं, गुणा में है तो गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूना 6
3 दूना 6 यानी 20 तियाँ 60 √3 प्लस अब इधर कराएंगे तो 20 गुणा √3 से √3 की गुणा होगी 3 आएगा। नीचे हमारा कितना है 3 है। तो px बराबर आ जाएगा देखिए कितना ये हो गया देखिए 20 ये हो जाएगा 60 √3 प्लस 3 दूना 6/3। तो px बराबर देखिए 60 कॉमन है तो निकाल लो, बचेगा √3 प्लस 1/3 3 दूना 6। तो px बराबर आ जाएगा 20 × √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये px बराबर आ गया 20 × √3 प्लस 1 और जो मीनार की ऊंचाई आ गई वो आ गई 20 × 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बड़ा था, लेकिन जो है हो गया, आसान था वैसे तो, बस सॉल्यूशन ज़्यादा लंबा हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी सब सिंपल था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 मीटर है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने वाले उन्नयन कोण 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है भाई, इसमें आप कर चुके होंगे और इस क्वेश्चन को अपने आप खुद से प्रयास करना। ठीक है, हो जाएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है। चित्र बताओ तो बता दूं मैं इसको चित्र में। देखिए क्या है, यहाँ पर एक मीनार है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, ये वाला एक मीनार है और ये क्षैतिज तल से आप चल रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पर कितने का था, पहले का बन रहा था 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। उसके बाद जब आप 40 मीटर यहाँ से यहाँ तक, इसे ए मान लेना, इसे बी मान लेना, इसे सी मान लेना, इसे डी मान लेना, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर जब आप चलते हैं, यहाँ से 40 मीटर चलते हैं तो कोण हो जाता है हमारा कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और आपको ए बी निकालने के लिए कहा गया है, ए बी। तो सिंपल तरीके से निकाल लीजिएगा, ये आप कर चुके हैं एक्चुअली। 9.1 जब आपने करी थी तो उसमें आपने पढ़ लिया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, कि यहाँ पर पहले 30 था तो 40 मीटर जब चले तो 60 डिग्री हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसलिए नहीं कराऊंगा मैं। और ये वाला 5वां क्वेश्चन भी आपको पता होगा कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता 18 रुपया है। ठीक है, लुप्त बारंबारता f निकालना है। प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया होगा, उसमें क्या होता है f दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको f निकालना है। तो ये क्वेश्चन सरल है। इसके अथवा वाला एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं करा देता हूँ। इंपॉर्टेंट तो ये वाला भी है, f निकालना। तो f तो सिंपल मैंने बता रखा है, पहले से बताया, बहुत बार बताया है, तो इसको नहीं, ये वाला मैंने नहीं बताया। तो इस वाले को क्वेश्चन को करते हैं। ये नया क्वेश्चन है, पूरी अभी तक मैंने जितना भी यूट्यूब पर पढ़ा है ये सबसे नया क्वेश्चन है और पहली बार मैं क्वेश्चन बताऊँगा आपको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि P बिंदुओं A-1,3 और B-9,8 को मिलाने वाली रेखा खंड को इस प्रकार विभाजित करे कि AP अनुपात PB बराबर K/1 हो तथा P रेखा x-y+2 बराबर 0 पर भी स्थित हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो P है वो एक और B को विभाजित कर रहा है। देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारा अथवा वाला है, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, इसमें एक रेखा है AB। ठीक है, एक AB रेखा पहले तो बना लो। ये मान लीजिए AB रेखा है, AB। ठीक है, AB रेखा है हमारी। ठीक है, A जो दिया गया है वो कितना दिया गया है हमें, -1,3 और जो B दिया गया है वो हमें दिया गया है 9,8। ठीक है, 9,8 और P इनको विभाजित करता है। जो P है ना, ये पहला P बिंदु, इसको कितने अनुपात विभाजित करता है देखिए, हमको दिया गया है, अभी मैं समझाऊंगा। देखिए थोड़ा 2 मिनट देखिए यहाँ पर, AP/PV बराबर K/1। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या है, दी गई है। कहने का मतलब इसे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि AP अनुपात PV बराबर K, इसका मतलब अनुपात 1। कहने का मतलब जो AP है ये K है। ठीक है, और PV जो होगा वो 1 होगा। ये मतलब M1 है और ये M2 है। क्लियर है, जो M1 बराबर है वो कितना है, K है, और M2 बराबर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर लिख लो कि M1 बराबर K होगा और M2 बराबर 1 होगा।
ठीक है। चलिए हमको क्या करना है, के का मान निकालना है, ठीक है। और भी हमको कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है कि x माइनस, चूँकि ये भी दिया गया x माइनस बाई प्लस 2 बराबर 0, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x माइनस बाई बराबर प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2। ये समीकरण आप पहली मान लो, ठीक है। इसमें आप x और y का मान निकालो और इसमें रखोगे जब k का मान निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए m1 अनुपात है m1 और m2, तो m1 m2 वाला फार्मूला लगा दो फिर। देखिए चूँकि हम जानते हैं x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये x में फार्मूला होता है, y में भी होता है फार्मूला, y बराबर होता है m1 x2 की जगह पर y2 कर दो, ये y में है इसलिए, और y2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। देखो x बराबर m1 हमारा कितना है, k है, ठीक है, k और x2। अब देखो यहाँ पर x1 x2 कितना मिलेगा, देखिए पहला वाला x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो x1 हमारा माइनस का 1 है और x2 हमारा कितना है, 9 है, x2 हमारा कितना है, 9 है। तो यहाँ पर 9 लिख दो प्लस m2 हमारा कितना है, 1 है, तो 1 कर दो, और x1 हमारा कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 बटा m1 हमारा कितना है, k, और m2 हमारा 1 है। अब यहाँ पर y में भी चेक करते जाओ, साथ और साथ चलो। देखिए m1 हमारा k है और y2 हमारा कितना है, y2 हमारा 8 है, प्लस m2 कितना है, 1, तो 1 गुणा y1 हमारा 3 है, y1 3 है, बटा m1 k है और m2 1 है। अब सिंप्लीफाई करके x और y के मान निकाल लो यहाँ से। देखिए x वाला देखिए 9 की k से गुणा हो जाएगा 9k प्लस माइनस माइनस, और k 1, नीचे हमारा क्या है, k प्लस 1। ऐसे ही y बराबर निकाल लो यहाँ पर। देखिए 8 की 1 k से होगी तो 8k, और 3 कम 3, नीचे हमारा हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से आया। x और y के मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दो, k का मान मिल जाएगा। तो लिख दो यहाँ पर x और y के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। x और y के मान रख दो, वो मिल जाएगा। देखिए x की जगह पर लिख दो, x बराबर हमने अभी कितना निकाला, 9k माइनस 1 बटा k प्लस 1, माइनस का y माइनस y, कितना है y बराबर हमारा कितना है, 8k प्लस 3 बटा k प्लस 1, ठीक है। और बराबर हमारा कितना है, देखिए बराबर हमारा माइनस का 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। देखिए नीचे एक जैसा हर, जो हर है वो एक जैसा है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर वाले घटाना में है तो घट जाएंगे। ये 9k माइनस 1, देखिए माइनस का है तो ये माइनस का 8k प्लस 3 बराबर हमारा कितना है, माइनस का 2 है। इसके बाद देखिए इसको मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से देखिए 9k माइनस 1, माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस का 8k जो होगा माइनस का 8k हो जाएगा, और माइनस प्लस की माइनस से गुणा होगी माइनस हो जाएगा, प्लस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 3, नीचे हमारा k प्लस 1 बराबर माइनस का 2 है। देखो यहाँ पर 9k से 8k जाएगा, हमारे पास सिर्फ k बचेगा, माइनस 3 और माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, और हमारे नीचे k प्लस 1 है, और ये माइनस का 2, इसके बेटे कुछ तो 1। अब गुणा करा दो, इधर हो जाएगा k माइनस का 4, माइनस 2 की इधर गुणा करेंगे तो माइनस का 2k, और माइनस प्लस माइनस 2 कम 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से k माइनस का 4 बराबर हटा देंगे, अब तो बराबर हटा लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का ये बार भी प्लस का, और बराबर 0 हो जाता है। बराबर हटाने का तरीका पता है कि नहीं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो k और 2k कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा, और माइनस 4, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 4 से 2 गया 2 बराबर 0, यानी कि 3k बराबर माइनस का 2 उधर गया प्लस का 2 हो गया, तो k बराबर हमारा आ जाएगा 2/3। तो k का मान आप देख लीजिए कितना आया, k का मान आया हमारा पास 2/3, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। और k का मान कितना आया, 2/3 है। चलो चेक कर लेते हैं कितना है इसमें। देखिए इसमें भी हमारा k बराबर जो दिया गया है 2/3 ही दिया गया है,
ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है आज 2022 का सेट 1 AV के जितने भी विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन थे उन सभी को कर लिया है। और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में जो 2022 का सेट 2 AW है इसके ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे और पार्ट 2 में इसके विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन कर देंगे। हमारा टारगेट यही है कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले 2022 के जितने भी सेट हैं उन सभी को करा दिया जाए और आपको समझा दिया जाए बढ़िया तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि आपको पता है 2022 के सभी के सेट्स अपलोड होंगे और इस चैनल पर आपको मैथमेटिक्स और साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। बोर्ड एग्जाम तक आपकी बढ़िया से तैयारी करेंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, आपसे ज़्यादा तो हम मेहनत कर रहे हैं और आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।